नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पटवाल और मैं आज आपको अपने छोटे से शहर देहरादून की एक खूबसूरत सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो अब आप मेरी आंखों से देखिए मेरे शहर को। कल शाम के ठीक 8:30 बजे थे। एक सरकारी अस्पताल में एक बड़ी सी आया एक शॉल में लिपटे अभी अभी जन्मे एक बच्चे को अपनी गोद में लिए खड़ी हुई थी। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले एक कॉलेज कैंपस से हुई थी। क्लास की सबसे बातूनी लड़की और क्लास में सबसे शांत रहने वाले लड़के के बीच प्यार हो गया था। और जब छोटे शहर में कुछ ऐसा होता है तो आधे लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हैं और आधे चुपचाप तमाशा देखते हैं। पूरा कॉलेज कैंपस मानो किसी टैबलॉइड मैगजीन में बदल गया था। छोटे से शहर, छोटे से कॉलेज में ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार स्टारडम उतर आया हो। हर किसी को यही लगता था जैसे मोहब्बत पूरे शहर को हो गई हो। कहाँ देखे गए, सरस्वती रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर किया, हनुमान मंदिर के सामने चाय की दुकान पर कब बैठे थे, ऋचा ने किस रंग का सलवार सूट पहना था, कानों में चांदी की कौन सी बालियां थी और स्कूटर का क्या रंग था। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर हमारी ही चर्चा कर रहा हो। सड़क पे निकलते बुजुर्गों की दुआएं मिलती थी। कुछ लोगों ने तो शादी की तारीख तक तय कर दी थी। नानी अचार के लिए नींबू काटते हुए कहती है, बेटा फरवरी में मुहूर्त निकल आया है। मामा कहते हैं, नहीं अभी अप्रैल ठीक रहेगा। बच्चों के नाम तक सोच लिए गए थे। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि लगता था जिंदगी इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। और फिर एक दिन सच में शादी हो गई। 250 लोग बुलाए गए थे और ऋचा मानो पूरे शहर की प्रिंसेस बन गई थी। लाइन में खड़ी बूढ़ी अम्मा आशीर्वाद देती फिर रही थी, दूधो नहाओ पूतो फलो। मुझे हमारे देश का सिस्टम आज भी समझ नहीं आता है। शादी होते ही हर बुजुर्ग के हाथ में पालना क्यों थमा दिया जाता है, जैसे माँ बाप शादी करके अपनी ड्यूटी निभा लेते हैं और फिर ये चाहते हैं कि हम बच्चे भी बच्चे पैदा करके अपनी ड्यूटी निभाएं। सरकारी नौकरी हो, जहां छुट्टियों के मजे हों, या परिवार के साथ वक्त, सब कुछ जैसे एक तय स्क्रिप्ट में चल रहा हो। हर तीसरे महीने किसी और की शादी। मंदिर के बेंच पर बैठे बैठे वही एक सवाल, ऋचा बेटा गुड न्यूज कब सुना रही हो। और गुड न्यूज का मतलब सिर्फ बेटा, जैसे बेटी होना कोई न्यूज ही ना हो। ये ताने रोज सुन सुनकर ऋचा और मैं थक चुके थे। एक दिन हमने तय किया कि चलो खुद ही गुड न्यूज की तलाश करते हैं। लेकिन मां बनना 2 मिनट्स नूडल्स तो नहीं होता। ये तो बीरबल की खिचड़ी जैसा होता है। इसमें बहुत वक्त लगता है। अब वक्त बीतता चला गया। डॉक्टरों की लाइन में बैठे, दर्जनों टेस्ट करवाए और दवाइयां भी ली। आयुर्वेद, होम्योपैथी, सब कुछ आजमा लिया। पार्टियों में वही सवाल और वापसी में गाड़ी के अंदर बैठे हम दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी और एक लंबी नाराजगी भी। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि आखिरकार हम नाराज हैं किससे। उन लोगों से जो सवाल पूछते हैं, या एक दूसरे से, अपनी किस्मत से, ऊपर बैठे भगवान से, या उस नन्ही सी जान से जो उस दुनिया में आना ही नहीं चाहती है। अब सोशल प्रेशर के चलते धीरे धीरे हम दोनों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। ऋचा टीवी के सामने बैठती, लेकिन जैसे ही किसी बच्चे को देखती फूट फूट कर रोने लगती। हमें लगता था कि माँ बाप ना बन पाने का गम हमारा निजी नर्क है, पर हमें क्या पता था कि करोड़ों लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं। कभी कोई बताता कि फला डॉक्टर से किसी का बच्चा हो गया तो उम्मीद फिर जाग जाती। लेकिन हर बार हम वापस आकर उसी हताश कमरे में आ बैठते। हमें बेटी चाहिए थी, घर में किलकारियां चाहिए थी। ऋचा पापा को घोड़ा बनते हुए देखना चाहती थी। माँ चाहती थी कि घर में एक नन्ही सी परी आए जिसकी सरसों के तेल से वो मालिश करे। 2 साल और बीत गए और अब डर ये लगने लगा कि कहीं हम अपने सपनों के साथ साथ एक दूसरे से भी दूर तो नहीं हो रहे हैं। डॉक्टरों की लाइन से अब हम मंदिरों की लाइन में आ गए थे। ऋचा ने व्रत रखे और मन्नतें मांगती फिरती रही। हम कभी वैष्णो देवी गए, कभी तिरुपति, शिवलिंग, पीर बाबा, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ देख लिया। इतना सब कुछ देख लिया कि एक ही जन्म में सारे धर्मों को जान लिया। इन सब के बाद ऋचा बहुत अकेली सी हो गई थी। वो अक्सर अपने सबसे अच्छी सहेली शालिनी को याद करती थी। उसके मां ना बनने का दर्द वही समझ सकती थी, और शायद मैं भी उसको पूरी तरह समझ नहीं पाया।
मैं देर से घर लौटता, दोस्तों के साथ वक्त बिताता और शायद सच का सामना करने से डरता था। समय के साथ साथ हमारा रिश्ता एक अजीब सी खामोशी में डूबता जा रहा था। एक दिन ऋचा टूट कर बोली, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? दूसरी शादी कर लो, कम से कम वो तुम्हें बेटी तो दे पाएगी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले फोन की घंटी बजी। फोन की दूसरी तरफ शालिनी थी। सालों बाद ना जाने कैसे उसने हमें ढूंढ ही लिया था। वो बोली, ऋचा सवाल बाद में, एक एड्रेस दे रही हूं, एक छोटी सी बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही है। उम्मीद जैसे तेज रफ्तार ट्रेन बन गई थी। हम बिना वक्त गवाए घर से निकले। टैक्सी, हवाई जहाज, ट्रेन जो मिल जाता वो पकड़ लेते। शालिनी ने कहा था सरकारी अस्पताल में नर्सरी के सामने एक बड़ी आया मिलेगी। उसके पास एक बच्ची है जिसे उसकी मां जन्म देकर छोड़ गई। वो बच्ची हमारी बेटी बन सकती थी। शाम के 7:15 बजे थे। हम स्टेशन पहुंचे। आव देखा ना ताव, पहली ट्रेन पकड़ी और शाम के 7:15 पहुंच गए। ऋचा बहुत अजीब से तनाव में थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और यकीन मानो उसने मेरा हाथ बहुत जोरों से पकड़ा हुआ था। जैसे ही हमने रिक्शा पकड़ा, ऋचा रिक्शे वाले को कहती, भैया थोड़ा तेज चलाओ ना। अब इसी वक्त हम लोग जाम में फंस पड़े। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि पैदल उतर कर रिक्शे से दौड़ना शुरू कर दिया। हमें एक पल का भी इंतजार नहीं हो पा रहा था। पहुंचते पहुंचते शाम के ठीक 8:30 बज चुके थे। जब हम अस्पताल के बाहर पहुंचे तो वो नवजात बच्चा आया की गोद में था। ऋचा ने बच्ची को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों में बहुत से आंसू थे और उसके होठों पर ढेर सारी मुस्कान। इतने सालों के इंतजार के बाद मुलाकात हम जैसी सोचते हैं ना, वैसी कभी नहीं होती। बच्ची मेरे हाथों में आई। यही वो छोटे छोटे पांव थे जिनके लिए ऊन के मोजे न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। कागजी काम निपटाकर हम रात भर सुबह का इंतजार करते रहे। नामों की लिस्ट, शॉपिंग की लिस्ट, सब कुछ तैयार कर लिया था। अगली ही दोपहर हम शालिनी के घर पहुंचे। उसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर शालिनी बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, जैसे अभी अस्पताल से लौटी हो। आया शालिनी के पास खड़ी थी। उसने आया को पैसे दिए और उसके बाद आया बोली, मैडम अब मेरा काम खत्म। आपकी बिटिया मैंने मैडम को सौंप दी है। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, लेकिन जिंदगी भर साथ निभाते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस कहानी ने आपको छुआ जरूर होगा। मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा अपनी नई कहानी के साथ।